हेलो स्पाइन, दिस इज नीलेश कुमार और आपका स्वागत है CGPSC गढ़ में। लास्ट क्लास में हमने ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में देखा था, जहाँ पर हमने चर्चा की थी कि भाई ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना, उसमें उसके प्रमुख जो तत्व है, ब्रह्मांड में मौजूद प्रमुख तत्व जो पिंड हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। और साथ ही साथ हमने देखा कि भाई जो ग्रह हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना, उपग्रह हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना। और जहाँ जहाँ से हम देखते हैं कि प्रश्न बनते हैं उन सब पर हमने वहाँ पर चर्चा की थी। उसके पश्चात जब हमने ब्रह्मांड को देख लिया तो अब हमारी बारी आती है कि पृथ्वी के बारे में पढ़ने की। और ब्रह्मांड के पश्चात हम अब आगे देखेंगे कि पृथ्वी पर क्या है चीज़ें, है ना। अब ये जो सौरमंडल वाला सेक्शन हो वो ख़त्म हो चुका। अब हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो पृथ्वी के रिलेटेड या उसके वातावरण से ही रिलेटेड होगी। अब बेसिकली तीन चीज़ें यहाँ से ही देखनी है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इन तीनों चीज़ों में ही मौजूद, इन तीनों स्थानों में ही मौजूद चीज़ों के बारे में हम समान भूगोल के अंतर्गत अध्ययन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियाँ एवं प्रभाव, है ना। तो देखो, मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ क्या है? पृथ्वी का जो घूमना है वही उसकी क्या है? गति, है ना। पृथ्वी जो घूमता है वही उसकी क्या है? गति है। अब देखो, चूँकि अब आप बोलेंगे कि सर पृथ्वी तो गति करता है लेकिन हमें तो आभास नहीं होता। तो भाई जब पृथ्वी घूर्णन करता है तो उसका आभास न होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि उसके घूर्णन और परिक्रमण में निरंतरता, है ना। क्या? घूर्णन और परिक्रमण में निरंतरता। वो कहीं पर झटके नहीं लेती है, वो घूम रही है तो घूम रही है। अगर कहीं पर झटका आ गया, किसी दिन पृथ्वी का घूमना रुक गया, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार क्या कर रही है? घूम रही है ना। जिसके कारण क्या हो रहे हैं? दिन और रात हो रहे हैं, है ना। ठीक है, हवाएं चल रही हैं, ठीक है, आपके मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। अब चलो इसी पृथ्वी की गतियों को हम देखते हैं। तो देखो, दो तरह की गतियाँ होती हैं। एक होती है घूर्णन गति, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। दूसरी होती है आपकी कौन सी गति? परिक्रमण गति, जिसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं घूर्णन और परिक्रमण दोनों को बेसिक समझा देता हूँ। घूर्णन गति से जब क्या करे? पृथ्वी, है ना, हम यहाँ से देखते चलते हैं, है ना। ये मान लो कि यह पृथ्वी है ना। क्या है ये? पृथ्वी है। पृथ्वी जब क्या करे? स्वयं गोल गोल रानी घूमे, है ना। ठीक, क्या करे? स्वयं गोल गोल रानी जैसा घूमे, है ना। ठीक, आप बचपन में खेलते थे ना गोल गोल रानी, आप स्वयं घूमने लगते थे। यही क्या है? पृथ्वी का रोटेशन। पृथ्वी भी क्या करती है? अपनी एक जो धुरी है, एक्सिस है, उस पर क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, घूम रही है। ठीक है, इसको घूर्णन कह दिया गया है ना, या परिभ्रमण कर दिया गया है। घूर्णन कहे, परिभ्रमण कहे या रोटेशन कहे, एक ही बात है। दूसरी जो गति है पृथ्वी की, वो है परिक्रमण गति। परिक्रमण जो शब्द है वो निकला है परिक्रमा से। किससे निकला है? परिक्रमा से। अब यही पृथ्वी क्या करे? जो यहाँ पर सन है ना, यहाँ पर हम क्या बना देते हैं? सन बना देते हैं, है ना। तो पृथ्वी इस क्या करे? इस सन के चारों ओर क्या करे? घूमे, है ना। इसका क्या करे? परिक्रमा करे, है ना। इसी को क्या कहते हैं हम? रिवॉल्यूशन या परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके पीछे, ये घूर्णन और परिक्रमण के पीछे सबसे बड़ा कारण है गुरुत्वाकर्षण। सूर्य जो है अपने गुरुत्वाकर्षण में किसको बांध के रखा है? पृथ्वी को बांध के रखा है ना। और गुरुत्वाकर्षण में बंद के रहने के कारण क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? पृथ्वी स्पाइरल शेप में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। सेम टाइम पर सूर्य भी रोटेट करता है। सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? बल्ज का चक्कर लगा रहा है, आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। और जितने भी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो देखो, यही सूर्य के चारों जो घूमती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहते हैं पृथ्वी का। अब यहीं से हमको फैक्चुअल चीज़ें देखनी है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर? घूर्णन या परिभ्रमण के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बात करेंगे?
घूर्णन या परिभ्रमण के ऊपर। तो जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर जब कोई ग्रह क्या करे, स्वयं अपने अक्ष पर घूमे, लट्टू जैसे घूमे, तो वो क्या कहलाता है, परिभ्रमण या घूर्णन या रोटेशन कहलाता है। ठीक है, मैंने उदाहरण दिया कि आप बचपन में गोल गोल रानी खेलते थे, वही है ना। जब खुद आप घूम रहे हैं, जब कोई ग्रह खुद घूम रहा है ना, क्या कर रहा है, गोल गोल रानी जैसे घूम रहा है, लट्टू जैसे घूम रहा है, तो वही क्या कहलाता है, उसका परिभ्रमण कहलाता है। अब देखो, पृथ्वी जो है ना, वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर माने स्वयं एक बार घूम जाती है। कितने टाइम में? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड आपको यहाँ पर बताया कि अक्ष पर घूम रही है ना। तो देखो, पृथ्वी का अपना ना एक्सिस है ना, ये देखो यहाँ पर से, ये अगर मैं इसको बेस मान लूँ, है ना, ठीक है, ये वाला, ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब देखो, यहाँ पर पृथ्वी जो है ना, ये अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अगर इसे हम ऐसे मानते हैं 90 डिग्री, ये नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे बताता हूँ मैं, ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये उसका क्या हो गया, सेंटर हो गया यहाँ से, है ना। अगर चांदा को तुम रखोगे यहाँ पर, है ना, चांदा समझते हो ना, है ना, ठीक। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप जिससे कोण मापते हो कि कितने डिग्री का है ना, अगर उस यंत्र को यहाँ पर रख दिए, ठीक है, तो अगर वहाँ से आप देखोगे, है ना, तो ये पृथ्वी का जो झुकाव है ना, ये तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कितना है, 90 डिग्री, है ना। लेकिन पृथ्वी ना इस 90 डिग्री कोण पर ऐसे घूम नहीं रही है। वो कैसे घूम रही है, यहाँ से ना वो इस कोण पर घूम रही है। कितने कोण पर, यहाँ पर। ठीक है, कितनी झुक गई है यानी पृथ्वी, ये जो अंतर है इन दोनों के मध्य, ये है 23.5 डिग्री का। कितने का है, 23.5 डिग्री का है ना। ठीक है, यानी पृथ्वी कैसे झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर कितना झुक गई है, 23.5 डिग्री झुक गई है। ठीक है, समझ में आ रहा। तो अगर चांदा, जिसे प्रोटेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, है ना, उससे नापा जाए तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना झुक चुकी है, 23.5 डिग्री झुक चुकी है। यानी पृथ्वी जिसको इस तरह से रोटेट करना था, वो अब इस झुकाव के कारण अब कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ना। ठीक है, ठीक है, तो प्रोटेक्टर से आप नापेंगे तो 23.5 डिग्री का ये झुकाव है। यानी ये वाला जो कोण अब बनता हुआ दिखता है आपको, ये 66.5 डिग्री का है ना। ठीक है, तो ये कक्षीय झुकाव है। पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री का। ठीक है, चलो, ये मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी पर लट्टू के समान क्या कर रही है, वो परिक्रमण या घूर्णन कर रही है। ठीक है, अब देखो, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये क्या करती है, अपना एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, कौन, पृथ्वी। अब इसके इस चक्कर लगाने से, है ना, क्या कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहला प्रभाव क्या होता है, दिन और रात का होना। ठीक है, अच्छा, तो हमको एक चीज़ मैं बता रहा था कि भाई 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, है ना। तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी क्या कर रही है, एक चक्कर लगा रही है ना। पूरा 24 घंटे नहीं होता है ना, एग्जैक्ट हो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, है ना। ठीक है, तो ये लास्ट में कैलकुलेट हो जाता है ना। इसको अगर हम हर दिन को छोड़ते जाएं तो हम इसको लास्ट में, ईयर के लास्ट में क्या करते हैं, 4 साल के आखिरी में फिर उसको एक्यूमुलेट करके एक नया डे बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो देखिए, पृथ्वी अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। अब देखो, इसके इस मोशन के कारण, जो रोटेशन हो रहा है उसके कारण, है ना, दिन और रात
होता है ना। दिन और रात का होना किसके कारण, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए दिन और रात का होना इनमें से पृथ्वी की कौन सी गति का प्रभाव है, ऑप्शन दिया परिभ्रमण गति की परिक्रमण गति, तो आपका उत्तर क्या होगा, परिभ्रमण गति या घूर्णन गति। दिन रात का होना पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन समझ में आ रहा बात, मौसम परिवर्तन है ना, क्या मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन समझते हो, हैं? वेदर चेंज किसको कहते हैं, किसको कहते हैं वेदर चेंज। वेदर माने होता है मौसम, है ना। मौसम जो होता है वो कभी भी परिवर्तित हो सकता है ना। लेकिन ऋतु जो होते हैं जिसको इंग्लिश में हम सीजन कहते हैं वो एक सर्टेन टाइम पर ही चेंज होते हैं, है ना। समझ में आ रहा बात। तो वेदर और सीजन दोनों में अंतर है। तो वेदर जो चेंजेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इसके अलावा ज्वार भाटा का आना, पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है वो भी किसके कारण आता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इसके अलावा कोरियलिस बल, है ना। तो कोरियलिस जो बल है इसकी उत्पत्ति भी किसके कारण होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। और इस घूर्णन का प्रभाव क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में, है ना, जो हवाएं होती हैं, क्या उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं या समुद्री धाराएं होती हैं वो क्या करती हैं, अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, किधर, अपनी दाईं ओर झुक जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर जी, दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर झुक जाती हैं, बाईं ओर झुक जाती हैं। समझ में आ रहा है बात। तो उत्तरी गोलार्ध में एक दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। आप इसको देखोगे तो इस इमेज से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो अभी हवाएं किस ओर से चल रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे यहां पर अगर आप कहां पर देखें, विषुवत रेखा के पास, तो विषुवत रेखा के पास यहां पर आप देख सकते हो। अब ये जो इमेज दिख रहा है आपको यहाँ से समझिएगा। अब इसके लिए तो थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, धाराओं को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये कटिबंध जो दिख रहे हैं, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध और विषुवत रेखी निम्न दाब कटिबंध। तो देखो होता क्या है, ये चूंकि बहुत ही गर्म क्षेत्र है, सूर्य के सीधा संपर्क में आने से ये क्षेत्र बहुत गर्म होता है। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाली पट्टी जो दिख रही है, ये वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हवाएं होती हैं ना वो इस उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से हमेशा, देखो हवा एक बेसिक सा नियम है, हवा गर्म ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है। क्यों, क्योंकि गर्म क्षेत्र में हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, ऊपर की ओर क्या हो जाती है, उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो ठंडे क्षेत्र की हवाएं हैं वो गर्म क्षेत्र की ओर क्या होती है, आकर्षित होती, इधर की ओर आएंगी, यहाँ इसकी ओर आएंगी, किधर की ओर, विषुवत रेखी निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वो रन कर रही हैं। तो यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब वो रन कर रही हैं, दौड़ रही हैं, तो उस दौरान पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो किस ओर घूम जा रही हैं, ऐसे करके मुड़ जा रही हैं। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। वैसे ही इस उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवी निम्न दाब की ओर अगर वो हवाएं जा रही हैं तो वो भी किधर की ओर झुक जा रही हैं, देखो दाईं ओर झुक रही है, नहीं दाईं है ना, इसके दाएं साइड है, ये भी इधर से आ रहा है, तो इधर इस किधर की ओर झुक रही है, इधर की ओर झुक रही है। ये इसका बायां साइड होगा, अगर इधर से आ रहा है तो इस साइड से, समझना बात को। यहां से ये हवा इधर की ओर आ रही है, देखो अब ये इसका बायां साइड हुआ और ये इसका दायां साइड हुआ, तो ये किधर की ओर झुक रही, इस ओर झुक रही हैं हवाएं, है ना। तो किधर की ओर झुक रही है, दाएं ओर। सेम टाइम पर यहां से ये इधर की ओर जा रही हैं हवाएं, अब किधर, ये इसका बायां हुआ और ये इसका क्या हुआ, दायां हुआ, ठीक है। तो भाई दाईं ओर मुड़ जा रही हैं, तो इसीलिए यहाँ से मैं आपको समझा दिया कि वो दाईं ओर मुड़ जाती हैं, है ना। उच्च दाब से निम्न दाब, चाहे उध्रुवी निम्न दाब के क्षेत्र की ओर हो, चाहे विषुवत रेखी निम्न दाब क्षेत्र की ओर हो, तो ऊपर दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पर आप देखते हैं कि वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं परिक्रमण के ऊपर, ठीक है।
परिक्रमण अर्थात रिवॉल्यूशन, ठीक है। पृथ्वी सूर्य को चारों ओर जो चक्कर लगाती है ना, है ना, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि आप बचपन में क्या करते थे, एक पत्थर बांधते थे एक रस्सी में और उसको जोर जोर से क्या करते थे, घुमाते थे चारों ओर, तो चारों ओर आपके घूमता था, ठीक है, घूमता था कि नहीं घूमता था। तो आप हो गए सन, वो पत्थर हो गया प्लैनेट, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है उसी को कहते हैं परिक्रमण। और यह जो काल होता है वह टोटल कितने टाइम का होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का, ठीक है। तो पृथ्वी जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में एक चक्कर लगाती किसका, सूर्य का। आप बोलेंगे सर अभी तक तो सुने थे, है ना, ये 365 दिन, आप ये 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड एक्स्ट्रा बता रहे हो, है ना। तो भैया 365 दिन होते हैं, लेकिन ये 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड जो हर वर्ष होते हैं उसको चौथे वर्ष जोड़कर एक नया दिन बना दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हर चौथा वर्ष क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्या होता है, चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा बात, क्लियर है ये चीज़ें। और कब, फरवरी माह में, है ना, फरवरी माह में 28 दिन होते हैं और उसी में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिया जाता है और 29 का क्या हो जाता है, वो मंथ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लीप ईयर में किसी का बर्थडे अगर 29 को पड़ा तो भैया 4 साल में वो एक बार बर्थडे मनाता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। ये इंग्लिश कैलेंडर है ना, उसके कारण ऐसा ही होता है। जबकि अगर आप हिंदू पंचांग में जाएंगे तो भाई पंचांग आधारित चीज़ें होती हैं, है ना, ठीक है, तिथि आधारित। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखो परिक्रमण के प्रभाव क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो भैया ऋतु परिवर्तन होता है ना, क्या सीजन जो चेंजेस होते हैं, है ना, ग्रीष्म, है ना, बसंत, शिशिर, है ना, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये जो चेंजेस हैं, है ना, ठीक है, ये किसके कारण होते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ठीक है। अभी क्यों होता है वो समझ में आएगा आगे। इसके अलावा कर्क रेखा और मकर रेखा का जो निर्धारण है, क्या कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण, वो भी इसी कारण ही होता है, ठीक। अब इसको ना मैप के पहले के जरिए मैं पहले समझाता हूँ, फिर मैं आगे चीज़ों पर आता हूँ। अब देखो इसको ना ऐसे समझो, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमते रहते हैं ना, है ना, तो इसको समझना है यहाँ पर ये वाले को, ये सेंटर में सूर्य है, अब पृथ्वी उसके चारों चक्कर लगा रही है। मैंने बोला ना कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी, है ना। अब यह चक्कर जो है ये जब लगाती है ना पृथ्वी, तो भैया ऐसे फ्लैट नहीं लगाती, है ना, ये स्पाइरल शेप में लगाती है। यानी सूर्य भी उठ रहा है, पृथ्वी भी क्या हो रही है, ऐसे ऐसे इसके चारों ओर घूम रही है। तो क्या होता है, सूर्य का जो फेस है ना, ठीक है, वो इस चक्कर लगाने के दौरान, है ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि फ्लैट नहीं है, ये कैसे है, कुछ ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। तो क्या होता है, जब पृथ्वी अगर यहाँ पर है ना, कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो इस रेखा पर, इस जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, तो ये उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ रही है इसकी किरणें, है ना, सूर्य की। जब ये यहाँ पर पहुँच रहा है, यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर वो सीधे यहाँ पर पड़ रहा है विषुवत रेखा पर, या यहाँ पर भी है तब भी क्या पड़ रहा है, वो सीधे विषुवत रेखा पर पड़ रहा है, उसका प्रकाश सीधा, है ना। लेकिन जब यहाँ पर पहुँच रहा है तो ये मकर रेखा पर लंबवत है इस सूर्य प्रकाश, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो भाई ये पृथ्वी के ऊपर और नीचे होने के कारण उसके परिक्रमण के दौरान सूर्य का जो फेस होता है, कभी उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा होता है, कभी दक्षिण गोलार्ध में सबसे ज़्यादा होता है, और कभी विषुवत रेखा के, यानी 2 बार विषुवत रेखा के सापेक्ष होता है ना। विषुवत रेखा के सापेक्ष होता है, ये समझ में आना क्यों हुआ, क्योंकि वो सेम फेस पर होता है। ये देखो कैसे शेप में घूम रहा है ना, तिरछा घूम रहा है ना, तिरछा घूम रहा है। तो इन्हीं फेसेस के कारण ही क्या है,
हमारे यहाँ एक अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सम्मुख है तो भाई वहाँ पर गर्मी होती है, दक्षिण गोलार्ध में अगर सूर्य है तो वहाँ पर गर्मी होगी, विषुवत रेखा पर है तो दोनों जगह ऋतुएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, है ना। तो देखो यही जो फेज है याद रखना, सूर्य जब जिस रेखा पर अंतिम रूप से जिस रेखा पर लंबवत होता है ना, पैरेलल होता है ना, अगर उत्तरी गोलार्ध में जिस रेखा पर लंबवत हुआ होता है वो लास्ट, उसको हमने नाम दिया कर्क रेखा, और वो हिंदी का ही नाम है, कर्क से ही कैंसर बना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो इसी पर ही आधारित है, वो हमारा ही ज्ञान है, भारतीय ज्ञान है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन का डिसाइड कैसे हुआ कि सूर्य जिस अंतिम रेखा पर होती है पृथ्वी के सम्मुख, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, उसको हमने नाम दिया कर्क रेखा। क्या नाम दिया? कर्क रेखा। ठीक है, समझ में आया बात। और दक्षिणी गोलार्ध में जिस रेखा पर लंबवत होती है वो अंतिम रूप से, है ना, सीधी होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उस रेखा को नाम दिया हमने मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डिसाइड कैसे हुई है, समझ में आया। अब ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ठीक, यहाँ पर समझते जाना, है ना। आप समझ लिए ना, टेढ़ा है, अब इसी समझो बात को। यहाँ पर देखो, जब सूर्य जो है, यहाँ पर मैंने बताया ना कि भाई किस पर लंबवत हुआ, अभी दक्षिण गोलार्ध में लंबवत हुआ, तो यहाँ पर क्या पड़ रही है, दक्षिण गोलार्ध में लंबवत हुआ तो सूर्य किरणें यहाँ पर ज़्यादा पड़ रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगा कि नहीं होगा। इस गोलार्ध में यहाँ पर पड़ रही है सीधी, तो यहाँ पर क्या ऋतु होगी जी, कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, यानी इधर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सेम टाइम पर कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो ये सीजन चेंजेस है ना, ऊपर नीचे होना सूर्य का, इसी कारण सीजन चेंजेस होते हैं। समझ में आ रहा है बात। अब देखो, जब पृथ्वी सूर्य के सामने दो बार सम्मुख आती है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर दो बार वो सम्मुख होती है, एक बार इस स्थिति में, एक बार इस स्थिति में। ठीक है, इसको बोलते हैं विषुव, इक्विनॉक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इक्विनॉक्स कौन सी परिस्थिति है। इक्विनॉक्स वह परिस्थिति है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है ना, अपने ट्रांजिशन के दौरान विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स या विषुव। अब विषुव दो तरह के होते हैं, बसंत विषुव और शरद विषुव, है ना। सीजन, दो सीजन होते हैं एक्चुअल में। तो जब आप अब इसको मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई ना। विषुव किसको बोलते हैं, इक्विनॉक्स। जब विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत हो तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो किस चीज़ें कैसे संचालित हो रही है, अगर समझ पाओ तो, है ना। अब देखो, मैं इसको बहुत अच्छे समझाता हूँ बच्चों को, ध्यान दें। ग्रीष्म ऋतु आती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु आती है। आप तो उत्तरी गोलार्ध में रहते हो, कर्क रेखा के पास, ये वाली कर्क रेखा। ग्रीष्म ऋतु आती है ना। आप कहाँ निकले, घूमने निकले। ठीक है, छुट्टी हुई ग्रीष्म ऋतु की, आप घूमने निकले किसके यहाँ, नाना नानी के यहाँ। ठीक है, कब, 21 जून को। समझ में आ रहा बात। तो 21 जून को सूर्य कहाँ पर है लंबवत, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर वो क्या है, पैरेलल है। अब 21 जून को सूर्य लंबवत हुआ, घूमने निकला उस पृथ्वी, है ना। और घूमते घूमते, है ना, फिर क्या होता है कि 23 सितंबर को ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य जो है, जब कहाँ से, कर्क रेखा से अब नीचे आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। अब वो किसके लंबवत होगा, विषुवत रेखा के लंबवत हो गया, इस रेखा के लंबवत हो गया। समझ में आया बात। नीचे आके कर्क रेखा से नीचे आ गया। 23 सितंबर की स्थिति हुई। इस 23 सितंबर की स्थिति में मौसम में क्या परिवर्तन हुआ,
तो मौसम में ये परिवर्तन हुआ कि भाई ऊपर में देखो ग्रीष्म ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? बरसात आता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या आएगा? वर्षा आएगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, अब देखो यहां पर इस चीज को समझना, ऋतु परिवर्तन में, है ना, आपको इसी चीज को समझना है ना, कि क्या उत्तरी गोलार्ध में कौन सी स्थिति है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी स्थिति है ना। अब इसको ना मैं आपको इस मैप से ले जाकर यहां पर ले जा रहा हूं। देखो घूमते जा रहे हैं, है ना, समझते जाना। यहां पर पहुंचो। 21 मार्च को, 21 जून को निकला था सूर्य, 21 जून को निकला था। 21 मार्च को कहां पर पहुंचा? सॉरी, उल्टा हो गया ना, हम लोग से क्या, हाँ ठीक, थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना। यहां पर समझते जाना बात को। तो 21 जून को कर्क रेखा पर था सूर्य। 21 मार्च को कहां पर पहुंचा है वो? विषुवत रेखा पर, है ना। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में तो वर्षा ऋतु आ गई, है ना। हमने 23 सितंबर बोल दिया, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, है ना। ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे, है ना। ये ऐसे चल रहा है ना। कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है ना। ठीक है, चलो। तो 21 जून को सूर्य कहां पर था? कर्क रेखा पर था। 21 मार्च को नीचे आता है वो, और कहां पर होता है? विषुवत रेखा पर। अब वो नीचे आते जा रहा है ना। ठीक है, अब 21 मार्च के दौरान क्या, 21 मार्च के दौरान सबसे पहली चीज तो ये है कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत आ गया। बसंत कहाँ है? बसंत किसको बोलते हैं? जब नए पौधे लगते हैं, नए पत्ते आते हैं, एकदम हरियाली छा जाती है, उसको बसंत कहते हैं, है ना। ठीक, बसंत पंचमी मनाते हो ना, हाँ, बस याद रखना। तो बसंत ऋतु आ गई कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में, है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या आया? शरद ऋतु आया। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं आप? वसंत विषु कहते हैं। क्या कहते हैं? वसंत विषु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात? क्या कहते हैं? वसंत विषु, यानी वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो 21 मार्च के बाद अब सूर्य फिर नीचे आ रहा है ना। अच्छा, 21 मार्च वह स्थिति है जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर है। ठीक है, सूर्य जब चमकता है ना, तो जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी ध्रुव में क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है। इसको अलग से मैं बताऊंगा, है ना। अभी फिलहाल तुम इसी को समझो, ऋतु परिवर्तन को। ठीक है, तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर है कहाँ? पृथ्वी पर। तुमको पूछा जाएगा कि कौन से तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसी स्थितियां हैं जब पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। ठीक है, अब देखो 21 मार्च के बाद 22 दिसंबर को कहाँ पहुंच गया? मकर रेखा पर अपना। ठीक है, मकर रेखा पर पहुंचा। अब मकर रेखा कौन सी? ये वाली रेखा 23.5 डिग्री, है ना। ठीक है, अब जो 23.5 डिग्री है ना, लैटिट्यूड है ना। लॉन्गिट्यूड सीधी रेखा को कहते हैं, अक्षांश और दिशांतर। इस रेखा पर पहुंचता है तो इस रेखा पर अब क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर है? मकर रेखा पर। ठीक है, इसीलिए एक शब्द सुनना, उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है, सूर्य पूर्व से ही उगता है, लेकिन आप सुनते हैं कि सूर्य अब उत्तरायण हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है, यानी उसका जो एंगल है उगने का, थोड़ा सा उत्तर की ओर तो थोड़ा सा दक्षिण की ओर उगकर डूबने का, है ना। तो यही है उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो देखो 22 दिसंबर को कहाँ पर है? वो मकर रेखा पर पहुंच जाता है। अब वापस से फिर वो अपने कहाँ निकलेगा जी? वापस लौटेगा।
ठीक है। 22 दिसंबर को फिर से ऊपर चलना चालू किया वो, ठीक है, कहाँ, ऊपर की ओर। और 23 सितंबर को फिर कहाँ पर पहुँच गया, विषुवत रेखा पर, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अब शरद ऋतु कहाँ पर आ रही है, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में क्या आ गया, वसंत आ रहा है, क्योंकि हमेशा ग्रीष्म लौटने के बाद वर्षा आती है, तो बसंत अब कहाँ पर आ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, क्लियर है। अब तुम डेट को याद रखो, तिथियों को ध्यान रखो। जून को स्थिति गर्मी की होती है, मार्च में पानी गिरना चालू होता है, पानी का आगमन होता है मार्च अप्रैल के आसपास, है ना, ठीक है, सॉरी मार्च के आसपास वर्षा ऋतु आपका, ठीक है, यहाँ पर आती है। और उसके बाद दिसंबर में क्या होता है जी, ठंडी आती है ना। फिर दिसंबर के बाद फिर सितंबर में क्या आता है, ठंड, है ना, ठंड कम होती है और क्या आ रही है, यहाँ पर बारिश आ रही है ना, ठीक है, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। फिर 23 सितंबर के बाद 21 जून है। तो आप इसको ध्यान रखिए, 21 जून और 22 दिसंबर को कर्क और मकर रेखा, और 21 मार्च और 23 सितंबर। अगर आप ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना चाहते तो बस 4 डेट को याद रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूर्य क्या होगा, इक्वेटर पर होगा, ठीक है। और 21 जून और 22 दिसंबर को क्या होगा, सूर्य कर्क और मकर रेखा पर लंबवत होगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कई बार डीपली, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा होता है, आपका बसंत विषुव होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत विषुव होता है, ठीक है, क्लियर है, ये आपको समझना है ना। तो ऋतु परिवर्तन समझ में आया, कर्क रेखा मकर रेखा का निर्धारण समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं अब देखो, इस 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। क्यों होगा भाई दिन बस सूरज एकदम तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा हुआ है, सीधा है, तो भाई सबसे बड़ा दिन तो होगा 21 जून को, है ना, उत्तरी गोलार्ध में। जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होगा, है ना, ठीक है, ठीक है। और 22 दिसंबर को आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। अब देखो, उपसौर और अपसौर इसी से जुड़ा हुआ चीज़ है। पृथ्वी जब रोटेशन करते रहती है सूर्य का, तो एक डेट होता है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, तो वह डेट होता है 3 जनवरी का। पूछता है सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब होती है, कब होती है, 3 जनवरी को। उप मने पास, है ना, उप मने पास। जब भी तुमको बोले उप से कोई शब्द स्टार्ट हो जाए मने पास, है ना, तो उपसौर या पेरीहिलियन, है ना, कब होता है जी, 3 जनवरी को। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब होती है, 3 जनवरी को। 14.75 करोड़ किलोमीटर सबसे निकटतम दूरी है सूर्य पृथ्वी की, ठीक है। फिर है अपसौर। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। पृथ्वी सबसे दूर कब होता है सूर्य के, 4 जुलाई को, ठीक, 3 जनवरी 4 जुलाई, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात, ठीक है। ये एक्चुअल में सही है, पता है, ध्रुवों में 6 माह का लगातार दिन होता है, लगातार 6 माह की रात होती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है कर्क रेखा के पास, तो लगातार 6 माह का दिन कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव में, ठीक, आर्कटिक वृत्त के पास, नॉर्वे वार्वे में। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सम्मुख होता है, तो लगातार 6 माह का क्या हो जाता है, यहाँ पर दिन रहता है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में 6 माह की रात हो जाती है लगातार, सूर्य डूबता ही नहीं है इस दौरान, हाँ, ठीक है, क्लियर है। वो ऐसे आएगा आपको, वो अगर आप देखेंगे ना, सूर्य यहाँ से उगा ऐसे, अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है ना, अर्थ है, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ लोग हैं, आप यहाँ से समुद्र है, जैसे ये समुद्र दिख रहा है आपको, तो सूर्य यहाँ से उगेगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा और फिर यहाँ पर उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पर लगातार आपको क्या दिख रहा है, सूर्य
तिरछा आपके पास में है ना, ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा बात। और वहीं पर अगर यही स्थिति क्या हो, अगर रात वाली स्थिति हो, तो सूर्य यहाँ से उगेगा और ये ऐसे करके यहाँ से हल्का उग के यहाँ पर डूब जाएगा, तो वो डे हो ही नहीं पाएगा, है ना। डे होगा लेकिन वो आपका अंधेला ही रहेगा। इसीलिए 6 माह का दिन 6 माह की रात कही जाती है, ठीक है। किसके कारण होता है? पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण 6 माह का दिन 6 माह की रात होती है, ठीक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, तुमको एक फैक्ट और बता दूं, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हो तो दिन और रात की लंबाई में क्या होने लगता है? अंतर आपको दिखने लगता है। चलिए अब जल्दी से ग्रहण की बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बेसिक सा चीज है भाई। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अगर चंद्रमा आ गया तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। और अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ गई तो क्या होगा? आपका चंद्र ग्रहण होगा। अब यहां से प्रश्न कहां पर बनेंगे, है ना। पूछता है क्वेश्चन कि बताइए क्या सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को होता है? तो नहीं, सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को क्या नहीं होता? सूर्य ग्रहण नहीं होता है। समझ में आ रहा बात, ठीक। इसके कारणों पर चर्चा हम नहीं करेंगे, है ना, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। क्यों? कारण क्या है? चंद्रमा का झुकाव 5 डिग्री जो कक्षीय झुकाव है, जिसके कारण क्या होता है? प्रत्येक अमावस्या को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भाई चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो भाई चंद्र ग्रहण जो है ना, वो क्या होता है? पूर्णिमा को होता है। क्या होता है? हमेशा क्या होता है? पूर्णिमा को होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, है ना। चंद्रमा का कक्षीय पथ पृथ्वी के 5 डिग्री कोणीय झुकाव के कारण प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण आपको नहीं होता हुआ दिखाई देता है। क्लियर? तो 2 चीज ध्यान रख लेना। पहला, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होगा। अरे भैया, चंदा पूरा रहेगा तभी तो ढकेगा ना, आधा दूर रहेगा थोड़ी ढकेगा। दूसरी चीज, ये प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। रीजन सिर्फ एक है, चंद्रमा का 5 डिग्री झुकाव, है ना, उसके कक्षीय पथ का पृथ्वी के पक्ष जो पथ है उससे 5 डिग्री झुकाव, बस यही रीजन है, ठीक है। इसके अलावा रिंग आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है कि हीरक वलय डायमंड रिंग परिघटना, डायमंड जो परिघटना है वो सूर्य ग्रहण पर ही होती है। डायमंड रिंग किस पर होगा? सूर्य ग्रहण पर, ठीक है, समझ में आ रहा बात। जबकि ब्लड मून जो परिघटना है वो कहाँ होती है? चंद्र ग्रहण पर होती है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं ज्वार और भाटा की ओर। टाइड्स, मैंने बताया था कि ज्वार और भाटा का आना किसके कारण होता है? पृथ्वी के परिभ्रमण का परिणाम है, ठीक है। हाई टाइड्स, लो टाइड्स, 2 टाइप के होते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। अब तुमको ध्यान रखना है कुछ चीजें, फैक्ट्स। पहली बात, यह घटना दिन में सामान्यतः 2 बार होती है। कितने बार होती है? दिन में सामान्यतः 2 बार। समझ में आ रहा बात। अब देखो, ये ज्वार भाटा आता क्यों है? ज्वार भाटा आने का पहला कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, दूसरा कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, क्लियर है। ज्वार भाटा आने के 3 कारण, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब देखो, एक स्थान पर दिन में कितने बार ज्वार आते हैं? 2 बार आते हैं, याद रखना। 2 ज्वारों के बीच कितना का गैप होता है? 12 मिनट 26 सेकंड का, 12 घंटे और 26 मिनट का गैप होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 ज्वारों के बीच क्या होता है? 12 घंटे और 56 मिनट का गैप होता है, 26 मिनट का। इसका रीज़न क्या है? ये जो 26 मिनट 24 घंटे का दिन होता है ना, एक दिन पूरा, ये जो 26 मिनट का अंतर होता है, जो
मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, 2 ज्वार आने के बीच में अंतर, तो ये अंतर इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो पृथ्वी को उसी स्थान पर चंद्रमा के सामने दोबारा आने में कितने का समय लगता है? 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। इसीलिए प्रति ज्वार 26 मिनट की देरी लगती है। समझ में आ रहा बात? बस ध्यान रखो इतना ही चीज़ें, ठीक है। तो 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आएगा। चढ़ने को ज्वार कहते हैं, उतरने को भाटा कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो एक स्थान पर एक दिन में 2 बार क्या होता है? ज्वार और भाटा आता है, याद रखना, ठीक है। और इनमें कितने समय का अंतर होता है? 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। अब ज्वार के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लघु ज्वार होता है, वृहद ज्वार होता है, वो सब पर आपको नहीं जाना है। आपको इस पर जाना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? जो फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी कहाँ है? तो कनाडा तट पर है ना। फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? कनाडा के तट पर, ठीक है। अब देखो, ये फंडी की खाड़ी जो है अटलांटिक महासागर में, कई बार इसको और थोड़ा सा ज़्यादा पूछ देता मैं बता देता हूँ। फंडी की खाड़ी जो है अटलांटिक महासागर की खाड़ी है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा में स्थित है, ठीक है। और पूर्वी तट पर स्थित है ये फंडी की खाड़ी। कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पर, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यहीं आता है, क्लियर है। फंडी की खाड़ी कहाँ है? तो भाई अटलांटिक ओशियन में है। कहाँ स्थित है? अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। अटलांटिक ओशियन में ये पूर्वी तट पर स्थित है ना, क्लियर है। इसके बाद सर्वाधिक आवृत्ति इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में, यानी दिन में सर्वाधिक ज्वार और भाटा कहाँ आता है? इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आता है। दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। कहाँ पर? साउथहैम्पटन में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये साउथहैम्पटन में ना 2 जगह से अलग अलग आती हैं, है ना। एक बार इंग्लिश चैनल से और दूसरी बार उत्तरी सागर से, ठीक है, क्लियर। इसी कारण यहाँ पर साउथहैम्पटन जो शहर है वहाँ पर जो आपका बे है वहाँ पर 2 बार आपका क्या आता है, यानी टोटल 4 बार ज्वार आते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा बात? भारत के अगर दृष्टि से पूछा जाए तो भारत में ओखा गुजरात में क्या है? एक खाड़ी है ना। तो ओखा जो तट है वहाँ पर सबसे बड़ा ज्वार देखा जाता है, ठीक है, ओखा गुजरात में, ठीक है। तो ये रहा जी भाई का आपका क्या, पृथ्वी की गतियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? आपके अक्षांश और देशांतर के बारे में, ठीक है जी, क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूट्यूब में अगर आप इसको देख रहे हैं, है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, कुछ चीज़ पूछना हो तो। और उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ दूसरों तक इसको पहुंचाने के लिए आप इसे शेयर भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो बहुत मिनिमल फीस में मैंने अवेलेबल कराया है। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस, है ना, एक जमा हुआ पैटर्न में कहाँ मिल जाएगा आपको? CGPSC गढ़ के क्या एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर है। और साथ ही साथ वहाँ आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा ओनली 299 में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ।